Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will study about capillarity. As we know that there is capillarity rise and fall in the columns, plates और cylindrical shapes. तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद आगे देखेंगे कि कैपिलरी राइज की फॉर्मूला क्या होगी, इसकी हाइट कैसे निकलेगी, कैपिलरी राइज कितना हो रहा है इन प्लेट्स और इन कॉलम्स और इन सिलेंड्रिकल शेप्स। तो नाउ सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में द राइज एंड फॉल फेनोमेनन, ये एक राइज और फॉल फेनोमेनन है ऑफ द लिक्विड इन द स्मॉल डाया ट्यूब्स। मतलब कि स्मॉल डाया ट्यूब्स में लिक्विड्स राइज या तो होता है या फॉल होता है ड्यू टू कोहेशन और एडेशन। कोहेशन के कारण राइज होगा, एडेशन के कारण फॉल होगा। ओके, कौन से डाया के ट्यूब में? स्मॉल डाया ट्यूब्स, ठीक है, लेस दैन 10 mm, मतलब जो डायमीटर ऑफ ट्यूब है वो 10 mm से लेस होना चाहिए। ओके, तो 10 mm से लेस होगा तब वो कैपिलरी राइज और फॉल होगा, यानी कि जो लिक्विड लेवल होगा उसका फॉल और होगा, नोन एज कैपिलरी राइज। ठीक है, राइज और फॉल फिनोमिनन को बोलते हैं। नाउ weighting effect gives rise in liquid column and non-weighting effects gives fall in liquid column. Okay, तो you can understand because आप weighting और non-weighting effects पढ़ चुके हो लिक्विड्स के, जब वो लेक्चर वो सेक्शन देखा था आपने। Now जो थर्ड पॉइंट है, द सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स और कैपिलरी राइज इज ड्यू टू कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस। मतलब दोनों के कारण, कोहेसिव और एडहेसिव दोनों फोर्सेस के कारण जो होता है कैपिलरी राइज होता है और कैपिलरिटी होता है। और बट जो सरफेस टेंशन होता है वो कोहेशन के कारण होता है। ये चीज़ आप याद रखना क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत बार आता है सरफेस टेंशन, ये कोहेशन फोर्स, इसके लिए याद रखना। और कैपिलरी राइज और या फिर फॉल जो है वो कोहेशन एंड एडहेशन दोनों फोर्सेस के कारण होते हैं। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे मैं अब एग्जांपल एक बताता हूँ। आपने जब वेटिंग नॉन वेटिंग सेक्शन पढ़ा था उसमें ये चीज़ पढ़ा था, ग्लास में जब वाटर फिल करते हैं फिर ग्लास के ऊपर वाटर रखते हैं तो वहाँ पे वेटिंग जो है इंटरेक्शन होता है, वेटिंग कंडीशन बनता है बिकॉज कोहेशन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एडिशन फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर उससे कम होता है। तो क्या होता है, वेटिंग कंडीशन एराइज होता है। तो यहाँ पे जब वेटिंग कंडीशन एराइज होगा तो एक ट्यूब में या फिर टैंक में जिसकी डायमीटर 10 mm से कम है उसमें फिल करेंगे या फिर किसी भी टैंक में रखेंगे वाटर को, तो इसका लेवल कुछ इस तरह यहाँ पे होगा। तो लेकिन जो कॉर्नर का लेवल होगा वो थोड़ा सा अपवर्ड इंक्रीज होगा, मतलब अपवर्ड इंक्लाइंड होगा बिकॉज जो वाटर और ग्लास का एडिशन फोर्स होता है वो ग्रेटर होता है कोहेशन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है बिटवीन ग्लास एंड वाटर सरफेस, तो ये क्या होगा, वाटर थोड़ा सा अपवर्ड राइज होगा। ओके, ड्यू टू सरफेस टेंशन सिग्मा। नाउ अब एक चीज़, इसको अगर हम सिलिंड्रिकल शेप में लें या फिर एक किसी पाइप में लें जिसकी डायमीटर 10 mm से कम हो और उस ग्लास को हम वाटर में अगर डिप करें तो इसमें 2-3 चीज़ मैं बता देता हूँ जो यूज करेंगे। इसकी डायमीटर D है जो कि 10 mm से कम हमने ले रखा है। नाउ हमारे पास कुछ अपने सरफेस टेंशन वाला जब लेक्चर पढ़ा है तो उस सेक्शन में देखा है अच्छे से कि सरफेस टेंशन सिग्मा की वैल्यू कैसे आती है। तो ये जो हमारा सरफेस है तो ये प्लेन सरफेस ना होगी, कुछ इस तरीके से कर्व सरफेस होगा और सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में सिग्मा लगेगा। और जो एंगल बना रहा है that curved surface with surface of glass, ओके, तो ये क्या बनाएगा, थीटा, जो कि एक एक्यूट एंगल होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा बिकॉज यहाँ पे वेटिंग फेनोमेनन है। अब नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट लगाएं तो ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, तो सेम कंडीशन इस वाले साइड भी उसी तरह से। अब आपको दो चीज़ बहुत अच्छे से पता है, आपने सरफेस टेंशन पढ़ रखा है। सरफेस टेंशन दो कंपोनेंट्स में टूटेगा, जो थीटा वाला साइड है उसके साथ सिग्मा कॉस थीटा
उसके अपोजिट साइड वाले के साथ, अपोजिट कोऑर्डिनेट्स के साथ सिग्मा साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि सिग्मा साइन थीटा और सिग्मा साइन थीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल फोर्स बच जाएगा यानी सरफेस टेंशन फोर्स बच जाएगा, वो बच जाएगा सिग्मा कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पे फाइनली करनी क्या है, जो कैपिलरिटी राइज है जिसको हम एच से यहाँ पे हमने डिनोट किया, इसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है, बिकॉज इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और इससे हम एक जरा से स्टडी कर सकते हैं कितनी कैपिलरिटी राइज हुई है, सो दैट हम मैनोमीटर्स में जो स्टडी करते हैं तो वहाँ भी हाइट ही निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे डायमीटर जो होता है 10 mm से ज़्यादा रखते हैं, सो दैट कैपिलरी राइज ना हो। तो ये एच की वैल्यू वहाँ पे कितनी आती है, 0 आती है, मतलब नहीं, बहुत ही नेग्लिजिबल आती है, कैपिलरी राइज हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें एच की वैल्यू फाइनली जो है स्टडी करनी है, इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जो एच क्या है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज है, तो आपको दो चीज़ें हमेशा हर केस में कैलकुलेट करना होगा। एक सरफेस टेंशन फोर्स जिसको कि एफएस बोल रहे हैं, ठीक है, किसके कारण आता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। और दूसरा क्या है, वेट ऑफ लिक्विड राइज, कितनी वेट लिक्विड की राइज हो रही है। तो वेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका एरिया सर्कुलर सेक्शन का यानी π/4 d², और कितने हाइट के लिए राइज हो रहा है, एच हाइट के लिए, तो एच से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वेट निकल जाएगा। यानी फाइनली जो वॉल्यूम है यहाँ पे लिक्विड की वो निकल जाएगी। वॉल्यूम मतलब जो वेट राइज हुआ है लिक्विड का, एक तरीके से निकल जाएगा। अब आप क्या करोगे, जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है उसके इक्वलेट कर दोगे तो आपके पास एच की जो इक्वेशन है वो निकल जाएगी। तो इसी तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट ऑफ लिक्विड राइज निकालेंगे। तो वेट ऑफ लिक्विड राइज क्या होगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम के लिए जैसे मैंने बताया था कि उसका एरिया निकाल लेंगे सर्कुलर सेक्शन का, π/4 d² इंटू एच, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नाउ हमारे पास सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है। सरफेस टेंशन फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा कॉस थीटा, बिकॉज सिग्मा साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गया था, इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, डायमीटर की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो है सरफेस टेंशन फोर्स आ जाएगा। फाइनली हमें एच की वैल्यू निकालने के लिए एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे, मतलब कि जहाँ पे सरफेस टेंशन और जो है वेट लिक्विड का एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, सरफेस टेंशन फोर्स और वेट। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू वेट कर देंगे, वेट ऑफ लिक्विड राइज। तो हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद इसका इक्वेशन वेट का पुट करेंगे, फिर सरफेस टेंशन फोर्स का इक्वेशन पुट करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आएगा वो एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में WD यानी ओमेगा डी, जो भी बोलो। तो ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, यहाँ से यहाँ आप सॉल्व कर लेना, बिकॉज इतनी आसान सी कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो फाइनली आपके पास एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन में WD क्या है, ये है वेट डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, ओके। तो इस तरीके से, या फिर स्पेसिफिक वेट भी इसको बोलते हैं, इस तरीके से आपके पास एक रिलेशन आता है। जो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ डायमीटर ऑफ, किसकी डायमीटर, डायमीटर ऑफ द पाइप, ओके। तो जैसे आप डायमीटर ऑफ पाइप घटाते जाओगे हाइट ऑफ लिक्विड बढ़ते जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब डायमीटर ऑफ पाइप अगर 0 के इक्वल हो जाए तो आपकी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज यानी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन भी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है MCQ, जो कि हमेशा PSUs वाले पूछते रहते हैं कि क्या किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि कैपिलरी राइज 0 हो, तो कौन से पाइप के लिए कैपिलरी राइज जो होगा वो 0 होगा। तो आप सेम इसी इक्वेशन से निकाल सकते हो, जो D की वैल्यू होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/h के। तो कैपिलरी राइज जब 0 होगा तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस क्या दिए रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया रहता है कि डायमीटर शुड बी मोर देन 10 mm, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया रहता है डायमीटर शुड बी इनफाइनाइट, डायमीटर ऑफ द पाइप शुड बी इनफाइनाइट। तीसरा ऑप्शन दिया रहता है डायमीटर ऑफ पाइप शुड बी 1 मीटर, और चौथा नॉन ऑफ द एबव। इसमें से टिक लगाना रहता है। तो अगर आपका कैपिलरी राइज का हाइट जो है 0 हो रहा है तो डायमीटर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है
0 के, दैट मीन्स दैट इनफाइनाइट। ओके, तो जो उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इनफाइनाइट ऑप्शन वाला करेक्ट होगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि वो अगर MCQ मतलब उस टाइप का मिले तो आप नहीं छोड़ोगे, आप बना सकते हो, बिकॉज ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर होता है, दैट मीन्स दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। ओके, अब नाउ हमारे पास प्रेशर के लिए और इक्वेशन देखें तो जैसे हमने जो पाइप यूज किया था डायमीटर 10 mm से लेस का, तो अगर उसकी प्रेशर निकालना चाहें तो अगर हम इस पॉइंट का प्रेशर निकालें तो हमारे पास जो फाइनली यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर होगा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो GH, बिकॉज यहाँ तक ये जो हमारा H हाइट तक जो है डिप है H डैश तक, और जो H डैश तक डिप है लेकिन H हाइट तक ये जो है लिक्विड का सरफेस है, तो यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर होगा उसको माइनस करना पड़ेगा रो GH। यहाँ पे ध्यान से देखना रो GH है, रो GH डैश नहीं है। ओके, अब इस पॉइंट का आपको प्रेशर अगर निकालना है तो आपके पास क्या फाइनली P डैश निकालना है, तो P डैश की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस का जितनी डेप्थ है उसके कारण प्रेशर, दैट इज रो GH डैश। ओके, तो आशा करता हूँ प्रेशर कैसे निकालना ये आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो हाइट आपको मेज़र करते हैं और मिनिस्कस तक ही मेज़र करते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहाँ पे नॉर्मल लिक्विड सरफेस है उसको मिनिस्कस बोलते हैं, और फिर मिनिस्कस से जो होता है राइज और फॉल होता है ड्यू टू वेटिंग और नॉन वेटिंग बिहेवियर। ओके, तो मिनिस्कस तक ही हम हाइट मेज़र करते हैं। नाउ अगर हम 2-3 केस देखें तो क्लीन वाटर और ग्लास के लिए केस देखें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी। कब 0 होगी, जब क्लीन वाटर हो। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है या फिर ये कंडीशन वेटिंग नॉन वेटिंग गिवन नहीं है तो आप और वाटर और ग्लास इंटरफेस दिया हुआ है तो आप समझ लेना क्लीन वाटर की ही बात कर रहा है, और वहाँ पे आपको थीटा 0 डिग्री लेके जूम करना है और सीधा प्लेन सरफेस मानना है, वहाँ पे कोई भी राइज फॉल नहीं हो रहा। नाउ नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है, थीटा की वैल्यू 29 डिग्री होता है, और फॉर HG और ग्लास के लिए कितना होता है 130 to 158। ओके, तो डिग्री जो थीटा की वैल्यू होती है। नाउ प्लेट्स के लिए देखें तो प्लेट्स के लिए सेम उसी तरह से स्टडी करेंगे, इसमें भी इसको भी डीप करेंगे प्लेट्स को। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू जो आएगी वो कुछ इस तरीके से, अगर वेटिंग सरफेस होगा तो ऊपर तरफ राइज होगा, नाउ सिग्मा इस तरफ भी लगेगा इधर भी लगेगा। यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं तो यहाँ पे एक प्लेट पे सिग्मा कॉस थीटा, फिर दूसरे पे भी सिग्मा कॉस थीटा ऊपर वाले साइड में लगेगा, और ये थीटा एंगल बना रहा है लिक्विड सरफेस जो है फ्रॉम द सॉलिड। और जो कैपिलरी राइज है सेम यहाँ पे H है, और वेट जो है जो लिक्विड राइज हुआ है उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसका वेट, ठीक है। और इसमें भी जो अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट आएंगे सिग्मा को, सिग्मा साइन थीटा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें जो है कॉस थीटा वाले डायरेक्शन का कंसीडर करना है सिग्मा की जो वैल्यू है। नाउ सिग्मा कॉस थीटा कंसीडर करेंगे तो 2 प्लेट्स पे लग रहा है, तो हमारे पास एफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 यूनिट्स सिग्मा कॉस थीटा इंटू में डी, ठीक है। जो इसका डायमीटर या फिर जो थिकनेस दोनों के बीच में है, यहाँ डायमीटर तो है नहीं, जो डायमीटर टी से रिप्लेस हो गया थिकनेस। और फिर वेट निकालेंगे तो वेट क्या होगा, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम निकालेंगे तो आपके पास वॉल्यूम कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एरिया दैट इज़ लेंथ ऑफ प्लेट इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू हाइट ऑफ लिक्विड राइज, ठीक है। या फिर कैपिलरी राइज और एफ एस और वेट को इक्वल करेंगे तो अपन अपने पास जो है फाइनल एच का वैल्यू आ जाएगा, जो कि हाइट ऑफ लिक्विड राइज है फ्रॉम द वाटर सरफेस या फिर लिक्विड सरफेस टू द मिनिस्कस। तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में ये वेट नहीं है W इंटू टी है, ओके, दैट इज़ स्पेसिफिक वेट इंटू थिकनेस बिटवीन द प्लेट्स। तो इसको आप याद रखना, पहला केस आपको याद ही है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में WD, यहाँ पे 2 हो गया है बस 4 की जगह पे, और यहाँ पे T के जगह पे D के जगह पे T यानी वहाँ डायमीटर था तो यहाँ पे थिकनेस है। ना कॉलम्स के लिए देखें तो कॉलम्स में कोई ख़ास अंतर नहीं होता है, बस ये होता है कि अगर
सिलिंड्रिकल शेप ही है हमारे पास और उसके बीच में हम एक सॉलिड सिलेंडर इंसर्ट कर दें सो दैट इसकी डायमीटर जो है डिक्रीज कर सकें और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। तो यहाँ 2 जगह पे हमारे पास जो होगा वेटिंग नॉन वेटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा और कैपिलरी राइज भी होगा। यहाँ पे एच, इसमें भी एच है, कैपिलरी राइज होगा। लेकिन बस यहाँ पे अंतर कहाँ आएगा, एफ जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एफ फाइंड आउट करने के दौरान 2 यूनिट सेल्फ सिग्मा कॉस थीटा इनटू का डायमीटर लेना होगा। डायमीटर यहाँ हमारे पास डी नॉट माइनस डी आई लेंगे, इफेक्टिव डायमीटर जो होगा। तो यहाँ पे 2 यूनिट्स आप लेंगे बिकॉज 2 जगहों पे आप देख रहे हो कैपिलरी राइज हो रहा है। ओके, नाउ जो डी नॉट डायमीटर है वो लेस देन 10 mm है। ये जो डी नॉट डायमीटर है इसीलिए बीच में इंसर्ट किया इसको डायमीटर को कम करने के लिए। नाउ हमारे पास जब इक्वेशन निकाल लेंगे शियर फोर्सेस का और वेट का, दोनों को इक्विलिब्रियम स्टेट पे अब इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो है कैपिलरी राइज का फॉर्मूला आ जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, इतना तो आपको आना चाहिए। ऊपर वाले केस में मैं कैसे निकाल रहे हैं एफ और WT यानी वेट का जो फॉर्मूला है या फिर वैल्यू है कैसे निकाल रहे हैं वो आपको पता चल गया। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट कोई भी चेंज नहीं हो रहा, बस यहाँ पे डायमीटर चेंज हो रहा है। तो डायमीटर चेंज किस लिए हो रहा है कि इसका जो डायमीटर है तो ये नाउ चेंज हो रहा है बिकॉज इंसर्ट कर रहे हैं डी आई डायमीटर का कुछ अंदर से। तो डी नॉट पहले है, इसका टोटल डायमीटर था तो डी नॉट में से डी आई तो माइनस करना ही होगा। तो सेम उसी तरीके से इसमें यूज़ कर रहे हैं कंसेप्ट को। तो यहाँ पे भी जो एच की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में W और D के जगह पे डी नॉट माइनस डी आई आ जाएगा, मतलब इफेक्टिव डाया। ओके, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होगा। डी आई की वैल्यू हम 0 पुट कर दें जो कि हमने इंसर्ट किया है इसमें सिलेंड्रिकल शेप सॉलिड का। तो हमारे पास सेम उसी तरीके से फर्स्ट वाले केस में पाइप की फॉर्मूला आ जाएगी। कैपिलरी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में WD। डी के जगह पे डी नॉट यहाँ पे लिखा है क्योंकि डी नॉट डायमीटर हमने मान रखा है। ओके, तो आपको आशा करता हूँ अभी तक समझ में आएगा। अब एक और जो नोट पॉइंट है मानो या फिर एक स्पेशल पॉइंट मानो उसको पढ़ लेते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल आर सेम। जो एक्सप्रेशन होगा सेम ही होगा। आपने अभी तक राइज के लिए पढ़ा, फॉल के लिए नहीं पढ़ा, लेकिन अगर फॉल के लिए भी आप पढ़ते कैपिलरी फॉल के लिए भी यानी डाउनवर्ड के लिए भी नॉन वेटिंग कंडीशन में तो सेम उसी टाइप का होता। बस आपके पास कैपिलरी फॉल होता तो अगर आप इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप का पाइप इंसर्ट करते तो ये कुछ ऊपर के तरफ ना जाके नीचे के तरफ चला जाता है, यानी ऐसे कुछ आता है यहाँ तक। तो कैपिलरी फॉल, तो उसके लिए भी सेम इक्वेशन लिखते हैं और कैपिलरी फॉल की जो हाइट होगी उसको बस नेगेटिव साइन यूज़ करके लिखते हैं जैसा कि आपको यहाँ बता रखा है। एंड डिफाइंड बाय द नेगेटिव साइन एंड इट इंडिकेट्स द डिप्रेशन इन द लिक्विड कॉलम। ओके, तो कैपिलरी फॉल का जो इक्वेशन होगा वो नेगेटिव का 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में WD नॉट माइनस DI। जो लास्ट वाला केस हमने कॉलम के लिए पढ़ा वहीं प्लेट्स के लिए पढ़ते तो माइनस का 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में WT। T इज इक्वल टू थिकनेस बिटवीन प्लेट्स लाइक दैट बस। और एक नोट पॉइंट और देख लेते हैं। इट मेजर्स इफ द मेजरमेंट ऑफ the pressure in the manometers is done by liquid column deflection, so to minimize the error due to capillarity in manometers the diameter of the tube must be kept more than 10 mm। जो डायमीटर होती है वो उसमें कैपिलरी राइज और फॉल ना हो सके, मतलब उसके कारण एरर ना आ सके। जो मैनोमीटर्स में हम हाइट की मेज़र करके फाइनल प्रेशर निकालते हैं, जैसे हमारे पास कोई मैनोमीटर है, यहाँ पे हम कोई एक पाइप लगा रखे हैं या फिर सिलेंड्रिकल ट्यूब लगा रखे हैं, यहाँ पे जो हाइट आता है उससे हम हाइट को मेज़र करके और फाइनली ρGH फार्मूला लगा के प्रेशर मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे हाइट जो हो कैपिलरी राइज की वजह से इंक्रीज और डिक्रीज ना हो कैपिलरिटी की वजह से, तो वहाँ पे डायमीटर क्या करते हैं मोर देन 10 mm रखते हैं। ओके, और जो नॉन वेटिंग कंडीशन होगा उसमें कुछ इस तरीके से कॉब बनता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और जो थीटा की वैल्यू होती है इस डायरेक्शन वाली लेते हैं
ये सॉलिड सरफेस से दैट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। यहीं आपको बस कंसेप्ट बता रखा है। ओके, नाउ थैंक यू फॉर द क्लास।